अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वारिस और आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान जाहिद भाई। बहुत पुराना इनसे ताल्लुक़ है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया में मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले जाहिद हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से स्पेशलिस्ट हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं और आज बहुत ही अहम जो है वो मौजू के लिए हमने इनको यहाँ पे मदऊ किया है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आप बहुत एक शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए, बल्कि पता नहीं क्या हुआ यार, जो प्रोग्राम था अक्सा की पुकार उसमें भी आपको शॉर्ट नोटिस पे हमने इन्फॉर्म किया और इसमें भी तो कुछ मेरा ख्याल है कि इस तरह के कुछ मामला चल रहे हैं, तो इसके लिए माजरत। नो वरीज। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला आपको जज़ाए कसीर अता फरमाए। ये असल में टॉपिक ही ऐसा है कि किसी से रहा नहीं जाता। ट्रू। मैंने जिससे भी कहा है, जिसको भी बुलाया, जितने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया वो आ गए। पिछले 20-22 दिनों से जो एक तबाही और बर्बादी और बर्बरियत का मुजाहरा इसराइल फ़लस्तीन में दिखा रहा है, दिल दुखी भी हैं, आंखें अश्कबार भी हैं और एक अजीब कैफियत है और एक अजीब बेहिसी भी है। कामरान, कि आप देखें कि 56-57 ममालिक हैं, बिल्कुल बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदा लाशें हैं। कोई उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, बयान देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो को वैसे आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक इस सिचुएशन का ताल्लुक है तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है कि हम जिस भी एंगल को या जिस भी पर्सपेक्टिव को देखना शुरू करते हैं वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको कोई चीज़ पसंद आती है ना, आप कहते हैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है आपने, आपको वो मोबाइल फ़ोन 2, 4, 5, 6, 10 जगहों पे नज़र आना शुरू हो जाता है। जो चीज़ भी आप देखेंगे वो चीज़ बढ़ जाएगी। मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से लेता हूँ, अगरचे के पर्सपेक्टिव ना भी हो तो भी समझाने के लिए या बताने के लिए। जैसे हमारे असातिज़ा हमें समझाते हैं कि जब वो वॉशरूम जाते थे फॉर एग्जांपल, तो अब हम कहते हैं कि जी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ या रेस्टरूम जा रहा हूँ, तो वो कहते थे मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। इसमें फ़र्क है। इन दोनों चीज़ गर्चे के तकरीबन काम वही है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में बिल्कुल तब्दीली आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है बाज़ औक़ात जिस तरह खामोशी किसी काम का, किसी बड़े काम का या तूफ़ान का पेश खैमा होती है, एहन मुमकिन है अल्लाह ताला कोई इस तरह की सिचुएशन है जो कि प्रिपेयर कर रहे हो, मुमकिन है। यानी ऐसा नहीं है कि हम उनकी खामोशी को, ख़ुसूसन हुकूमतों की जो खामोशी है उसकी मजबूरी है, मसलहत है, मुदाहनत है, मुनाफ़क़त है, ये अल्लाह जानते हैं और वो जानते हैं। हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, लेकिन हम उसको इस पर्सपेक्टिव में ले लें, उनको मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए कि अल्लाह करे अल्लाह ताला इसे को खैर बरामद फरमा दे। अक्सा की पुकार प्रोग्राम में पैनल डिस्कशन में आप भी थे, आपके साथ ख़ावर रशीद भट्ट साहब भी थे। तो अक्सर लोग जो है हमसे पूछना चाहते हैं कि अब्दुल वारिस भाई, इतना जुल्म होने के बावजूद भी अभी जहाद फ़र्ज़ नहीं है। तो बहरहाल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौलाना ख़ावर रशीद भट्ट साहब ने ये जवाब दिया था कि जहाद असल में हुक्मरान की ज़ेर निगरानी होता है, यानी उसके हुक्म पे होता है, उसकी इताअत में होता है, उसकी इताअत में होता है। तो लेकिन फ़र्ज़ करें कि कामरान, अगर हम जहाद भी इस वक्त करने के काबिल नहीं है, यानी सेहत, ताकत, क़ुव्वत, वसाइल होने के बावजूद भी अगर इस वक्त हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो दिस इज़ द पॉइंट कि हम क्या करें। अच्छी बात। उसमें शरन तो मैं चूँकि बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, बहुत बड़ा तो क्या, मैं बहुत छोटा सा आलिम भी नहीं हूँ, तो मैं शरन तो उसको नहीं कह सकता कि ये जिहाद है या नहीं है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जिस तरह किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए महज एक डिपार्टमेंट काफ़ी नहीं होता। एक होटल है मिसाल के तौर पे, हम कहेंगे जी सेल्स इसका प्राइमरी फोटे है और सेल्स की वजह से ये चल रहा है, तो मुमकिन नहीं है। सेल्स करने वाले वेटर्स आपके पास या सेल्स करने वाले लोग बहुत शानदार हों और पीछे शेफ़ अच्छे ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती, शेफ़ के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ना हो तो नहीं चल सकती, प्रोक्योरमेंट ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, एंड सो ऑन। कोई भी इदारा, छोटे से छोटा इदारा भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन के बगैर और इकट्ठे जब तक वो टीम वर्क ना करें उसके बगैर आगे नहीं चल सकता। ये तो बहुत छोटा सा इदारा है। आप अपने घर की एग्जांपल ले लें, आप कोई वेलफेयर एसोसिएशन ले लें, कोई बिजनेस ले लें, मुमकिन नहीं। और उस मैनेजमेंट में भी मल्टीपल एरीनाज या मल्टीपल फेजेस या मल्टीपल लेयर्स होती हैं और वो सारी मिल के काम करती हैं। एक उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होता है, क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होता है, मंजिल एक होती है और फिर उसमें सब लोग सफ़र करते हैं और इवेंचुअली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। मजीद इससे आगे एक कदम हम बढ़ाएं तो क्या हम अपने दुश्मन की मईशत को कमज़ोर कर सकते हैं, उसको हिट कर सकते हैं और उसको माशी तौर पर किस तरह हम नुकसान पहुँचा सकते हैं? इसमें आप क्या समझते हैं कि बाइकआउट किस हद तक जो है वो? इसमें दो काम हो सकते हैं इसमें। एक तो ये कि हम उनकी अशिया का इस्तेमाल करना बंद कर दें, मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम अपने बिजनेसेस खड़े करें, ठीक है, ताकि उनके बिजनेसेस के मुकाबले में अगर हमारा बिजनेस ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पावरफुल होगा तो लोग खुद ब खुद
हमारे यानी ये आप समझते हैं कि अगर बाइकआउट किया जाए प्रोडक्ट का तो उसको उससे जो है वो उसकी मैशत को नुकसान तो बहुत पहुंचेगा, ठीक ठाक फायदा पहुंचता है। मिसाल के तौर पे अभी इस पॉडकास्ट पे आई एम नॉट श्योर कि हम ब्रांड्स के नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं इस अंदाज में कि वो हमारे लिए खैर की खबर है कि वो ब्रांड्स जिनका पैसा बराह रास्त मुआशी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी वो इसराइल की कॉज को सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ कि सपोर्ट करते हैं बल्कि वो असलन हमारे खिलाफ यानी कि मुसलमानों के खिलाफ वो उनका सारा पैसा, रिसोर्सेज, एनर्जी सारी इस्तेमाल हो रही है। उनकी बाइंग बंद हुई है और बहुत बुरी तरह बंद हुई है और उनकी चीखें निकली हैं बहुत बुरी तरह। मिसाल के तौर पर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम नाम नहीं लेता, उन्होंने अपनी हायरिंग रोक दी है। ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके 10-10 हज़ार एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी पिछले, मैं चूँकि बिजनेस कंसल्टिंग है तो इसी डोमेन में लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, बात होती है, बहुत सारी ब्रांचेस की सेल जो जिसकी एक ब्रांच की सेल मिसाल के तौर पे 6-8-15 लाख रुपए रोज़ाना थी, पिछले 25-27 दिन की मजमूई सेल्स भी उन 6 ब्रांचों की मिला के भी इतनी नहीं है जितनी उस एक ब्रांच की एक दिन में होती थी। और ये तो अभी 20 दिन का सिनेरियो है, और अगर ये साल उनके साथ होगा तो कम से कम ये इनको तो इनकी तो इकोनॉमी बैठ जाएगी अच्छी तरह से, बहुत ठीक ठाक इंपैक्ट पड़ेगा। वो लोग भी जो उसमें बराह रास्त, जो तो उसके इन्वेस्टर्स हैं, वो भी जो उसके नीचे एम्प्लॉइज़ हैं, सब पाकिस्तान में लोग हैं तो वो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ हैं, वो बहुत ना संजीदगी के साथ सोचना शुरू करेंगे कि नहीं, वी नीड टू डू समथिंग। मिसाल के तौर पे कोविड जब आया तो मुझे याद है, मैं आपके साथ जब डिस्कशंस होती थी 2009 और 10 में, हमने उस वक्त कुछ ऑनलाइन हमने कहा जी हफीज सेंटर को ऑनलाइन होना चाहिए और हॉल रोड को ऑनलाइन होना चाहिए। लोगों का पागल हो गए, कामरान कौन सी बातें कर रहे हो, कौन जाता है वेबसाइट पे, बाजार बना हुआ है। कोविड ने बता दिया, बल्कि आपने तो 1-2 अपने बिजनेस शुरू किए थे, हमने फूड गूगल बनाया मिसाल के तौर पर, घर का खाना, कुछ इस तरह के कुछ वेंचर्स हमने शुरू किए कि नहीं यार, अच्छा हो सकता है मेरे पास उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बसीरत अल्लाह ने जो ताकि पता चल रहा था कि आगे क्या आ रहा है, तो हम शायद अहेड ऑफ टाइम थे। हम 10 साल पहले लोगों को कह रहे थे कि आपको ये करना चाहिए। कोविड ने बता दिया कि हाँ यही करना है, और हुआ बड़ी बड़ी कंपनी ऑनलाइन आ गई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑनलाइन आई। ऑनलाइन की डोमेन में बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, सीख लिया, इवेंचुअली कंपनीज बिल्ड हुई, तबाह भी हुई, कंपनीज बिल्ड भी हुई। जब हम वो मुस्तकिल बाइकआउट करेंगे, हमें मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ठीक है कि वो ज़ुबान का चस्कारा बहुत अच्छा लगता है, कपड़े का फैब्रिक का फील बहुत अच्छा लगता है, घड़ी, जूते, जो भी चीज़ें में मल्टीनेशनल ब्रांड्स की या उन ब्रांड्स की खुसूसन जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं, चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं और अच्छा लगता है। अगर मैं मुस्तकिल बाइकआउट करना शुरू करता हूँ, महीना, 2 महीना, 3 महीना, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जब देखते हैं ना कि नहीं यार ये तो मुस्तकिल मिजाजी से एक काम होता चला आ रहा है, तो वो सोचेगा कि अब अपनी इन्वेस्टमेंट को खर्च कहाँ पे करना है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सही बात। और उसका इंपैक्ट लाजमन जनरेट होगा। मेरे पास उसके कुछ दलाइल हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक बैंकिंग हलाल है, हराम है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मेरा मौजू नहीं है, मैं इसका अहल नहीं हूँ कि मैं इस पर कोई गुफ्तगू कर सकूँ। मैं सिर्फ उसका मार्केट इंपैक्ट आपको बता सकता हूँ। मीज़ान बैंक से पहले कोई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में नहीं था। मीज़ान बैंक जब आया, एतराज़ भी हुए, सारे मामलात हुए, लेकिन मीज़ान बैंक के आने का इम्पैक्ट ये है, डाउन द लाइन लेस देन 20 ईयर्स कोई एक ऐसा बैंक आप मुझे पूरे पाकिस्तान का नहीं बता सकते जिसकी इस्लामिक बैंकिंग की विंडो ना हो, चाहे वो नेशनल बैंक हो, चाहे वो हबीब बैंक ने उसको फॉलो किया। इसी तरह से तकाफुल का कोई नहीं था, पाकिस्तान तकाफुल आया, उसने मैदान हमवार किया। हर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस और तकाफुल मशरिक और मगरिब है, हर इंश्योरेंस कंपनी का तकाफुल विंडो है। अब क्यों? उन्होंने देखा कि ये मार्केट है, यहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने अपना रुख बदल दिया, सरमायाकार। यानी अगर बिजनेसमैन को ये पता चल जाए कि अगर मैं इसराइली या उसको सपोर्ट करने वाली किसी कंपनी को स्टैंड करता हूँ तो कल को ये लोग बाइकआउट कर सकते हैं, लिहाजा वो आज से सोचना शुरू करें कि मैं किसी ऐसी इस्लामिक प्रोडक्ट का आगाज करूँ कि जिसका ताल्लुक उसके साथ ना हो, या कम से कम उसको इसका फायदा ना होता। ट्रू। और जब वो देखेंगे ना कि सेंटिमेंट्स वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे खरीद रहे हैं, वो खुद ब खुद वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा। बहुत सादा बात है। फर्ज करें कि अगर हम बाइकआउट करते हैं, मुख्तलिफ ऐसी प्रोडक्ट 30 हैं, उसकी अगर हम बाइकआउट करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में बाज़ होती है। पाकिस्तान का जो यानी फ़र्द है वो एज ए एम्प्लॉय उस कंपनी में काम कर रहा है, तो जब वो प्रोडक्ट हिट होगी, वो ख़त्म होगी, बंद होगी, कितने घरों के चूल्हे हैं जो बंद होंगे, उसका क्या नुकसान होगा? जी देखिए, एक दफ़ा तो इम्पैक्ट आएगा। ऐसा तो नहीं है कि जब जंग होती है तो उसके नुकसान भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाउएवर मेरा अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि हमें जज्बाती तौर पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। हमें एक अच्छा थिंक टैंक बनाना चाहिए। हमारे पास उलमा, ज़हीन लोग, मुदब्बिर, बसीरत रखने वाले लोग, अल्लाह से डरने वाले, जिनको अल्लाह ने खुद फ़हम और बसीरत अता फरमाई है, वो लोग मौजूद हैं। उनके साथ बैठा जाए,
कोहेसिवली पहले तो ये तय कर लिया जाए कि कौन सी कंपनीज है जिनका बाइकआउट करना है। मिसाल के तौर पर अभी बाइकआउट पहले डिटेल से, और फिर ऐसा भी ना हो, आज असल में ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि एक कंपनी दूसरे को जिच करने के लिए ऐसी उसके खिलाफ एक पोस्ट लगा देती है और हम जैसे आ रहा है वैसे आगे जो है वो, ये नहीं करना चाहिए। पहले उसकी तहकीक हो, थिंक टैंक हो। थिंक टैंक पहला काम ये करे कि अपने 2-3-4 मिठू बैठाए, डेटा स्क्रैपिंग करें। आपके पास पाकिस्तान के बड़े मदारिस, मसाजिद, उलमाए कराम की एक लिस्ट आपके पास मौजूद आ जाए। बताया यार ये स्टेक होल्डर्स हैं जिनके जरिए हम बात पहुंचा सकते हैं, मार्केटिंग का चैनल डेवलप हो आपका, नंबर 1। नंबर 2, 3-4-5-6 लोग आपने बैठाए और थोरो रिसर्च की। रिसर्च के टूल्स अवेलेबल हैं, जीनियसेस लोग मौजूद हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, MBAs लोग मौजूद हैं जो ये तय कर लें कि किसी कंपनी का ओरिजिन कैसे निकाला जाता है, कैसे पता चलेगा। नेस्ले मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं जी नेस्ले का आप बाइकआउट कर दें। अब मैं नहीं कह रहा कि नेस्ले यहूदी कंपनी है ना, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, मैं सिर्फ उसका प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो आप ये देख लें कि नेस्ले किस मुल्क से बिलोंग करती, नंबर 1। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग हैं, नंबर 2। नंबर 3, उसके जो प्राइमरी इन्वेस्टर्स हैं, उसके बड़े इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, वो कौन सी 3-4-5 कंपनीज हैं, उन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन लोग हैं। तो आपको, और ये इनमें से तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है बिकॉज ऑफ पब्लिक लिमिटेड। अभी तो ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं कि वो CEO के नंबर तक जो है वो प्रोवाइड पब्लिक, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट मोस्टली, तकरीबन सारी चीजें इंटरनेट पे। थोरो रिसर्च करें और फिर डिक्लेयर करें, और उस थिंक टैंक का इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि वो इंतहाई, थोड़ी सी स्लो काम कर ले, मसला नहीं है। अगर हम खुदा ना खास्ता 15 दिन, 20 दिन, महीना भी लग जाता है ना, प्रॉब्लम नहीं है। जल्दबाजी में गलत इंफॉर्मेशन देने से बहुत बेहतर है कि हम ठहर के तदबीर के साथ दुरुस्त इंफॉर्मेशन दें जिस पे लोग रिलाय करें। और फिर ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ होना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। अच्छा, फिर वो डेवलपमेंट होती रहेगी। तो एक थिंक टैंक तो ये करे कि उनकी लिस्ट बना ले। वो जब एक पूरी लिस्ट बन गई तो फिर इन सारे जो अपने इदारे और उलमाए कराम और स्टेक होल्डर्स जो बात पहुंचाने वाले, उनकी लिस्ट आपने वो उन तक पहुंचा दी कि यार ये एक थोरो लिस्ट है, उसके आगे अवामुन नास को पता चले और उसके बाद बाइकआउट शुरू किया जाए। और उसके बाद बाइकआउट शुरू, अच्छा, नंबर 1 इसके आइडेंटिफाई हो जाए। नंबर 2, फिर वही थिंक टैंक बैठे तदबीर के साथ दोनों की सुने, वो लोग के जो उन कंपनीज में के इन्वेस्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, 3 तरह के लोग हैं। तीनों से मिले, उनसे उनके कंसर्न्स ले कि अगर हम एक थोरो बाइकआउट की एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, अगले 5 साल आपका एक पेंसिल नहीं बिकेगी, एक रबर आपकी नहीं बिकेगी, आपका एक घूंट पानी नहीं पिया जाएगा आपके ब्रांड का, क्या नुकसान होगा आपको, और आपकी क्या तजावीज़ हैं, क्या करना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लें। ओके, उनको ऑन बोर्ड लें। मिसाल दे रहा हूँ, बहबूद आबादी की जब कैंपेन शुरू में चलती थी तो हमारा एक सेक्ट था जिसको बहुत खिलाफ था, बहबूद आबादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मेरा मौजू नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो एक, चूँकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का या सोसाइटी में चेंज का आदमी हूँ मैं, उसको उस परस्पेक्टिव से देखता हूँ। उन्होंने वही लोग जो सारे खिलाफ थे उनको ऑन बोर्ड लिया और उनकी पूरी बात सुनी, भाई आपके कंसर्न्स क्या हैं, आप असल में चाहते क्या हैं। पंजाबी में कहते हैं एक बात होती है, उस बात के अंदर एक बात होती है, वही असल बात होती है। तो हम उसको पढ़ाते हैं कि जब भी मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, नेगोशिएशन करता हूँ, तो एक मेरा इंटेंडेड इंटरेस्ट है जो वाज़े नज़र आ रहा है, एक अनइंटेंडेड इंटरेस्ट है कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें, आप मुझसे झूठ ना बोलें, आप सिंसियर हो मेरे साथ, एक्सेट्रा। अनइंटेंडेड इंटरेस्ट जो मैं बज़ाहिर नहीं बता रहा, अगर उसको रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है बेशतर। तो उन सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, वो थिंक टैंक, ओके, उनके साथ नेगोशिएशंस करें और उनसे समझे पूरा क्राइटेरिया। देखें, अगर खुदा ना से 15 दिन 20 दिन हम मजीद भी अगर बैकआउट नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ज़्यादा हिकमत और ज़्यादा आपके तो इल्म में होगा कि इन कंपनियों ने 2-2, 3-3 साल का बैकअप भी रखा होता है कि अगर कंपनी को अगर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फैक्ट्री बंद करके बिठा के भी खिलाना पड़ा था तो दे हैव बैकअप, वो उसमें उनको कोई मसला नहीं है। तो ये असल में इफेक्टिव होगा ही तब जब मुस्तकिल मिजाजी और उसका ऑल्टरनेटिव भी हो। तो लिस्ट बन गई, लोगों तक पहुंचा दी, उन सबको बुला लिया, स्टेक होल्डर्स को लिया, ऑन बोर्ड लिया, महीने की, 15 दिन की, 40 दिन की, 20 दिन की, वट एवर ड्यूरेशन है, उनके साथ नेगोशिएशन की, उनका पूरा उनका जो उनका पैराडाइम है, उनका पर्सपेक्टिव है वो समझा, और फिर कहा कि आप बताएं इसका क्या सोल्यूशन है। और ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने सोल्यूशन बता दी वो इंप्लीमेंट कर देंगे, वो भी उस पूरी राय में अल्लाह ताला ने जो एक पूरा प्रोसेस बताया उसमें से उनकी राय भी ले लें। फिर जो हमारे इस्लामिस्ट हैं, जो बहुत मिसाल के तौर पर बहुत हार्ड कोर इस्लामिस्ट हैं, मिसाल के तौर पे हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं कि जी बस मार देंगे, मर जाएंगे, जला दो, गिरा दो, उनको बैठाएं, उनके सामने उसकी पूरी सिचुएशन रखें और कहेंगे जी अब आप तदबीर वाला को सोल्यूशन दें। नारे लगाना करना चाहिए, कोई कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, जब तहरीक चलती है उसमें अवेयरनेस के लिए नारे भी, हंगामा भी, सारा कुछ। हंगामा मतलब तोड़ फोड़ नहीं, हंगामा एज इन कि आप बहुत इश्ताल दिलाने वाली बातें, आपका खून गर्म होता है, आपको लगता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी सारा ज़रूरी है। उस पूरी दुनिया को भी बताना कि हम इस वक्त पूरे का प्रोसेस कैफियत में, चूल्हा कभी आप तेज़ करते हैं, कभी कम करते हैं खाना पकाने के दौरान में, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ तेज़ चूल्हा रख लेने से खाना नहीं, सब कुछ जल जाएगा, वो पकेगा भी नहीं, जलेगा भी, नुकसान भी होगा। उनसे उनका स्टेक लें, उनसे उनका स्टेक उनका इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें कि क्या सोल्यूशन है, और फिर ना एक कोई जामे हिकमत अमली
लेकर आए सामने। लेकिन उस हिकमत अमली में, उस कॉन्फ्रेंस में भी जैसे बात की, फिर हमें ना थोड़े से कुछ तासुबात हैं जिससे निकलना पड़ेगा। वो बरादरी का तासुब हो सकता है, वो रंग नस्ल का तासुब हो सकता है। पाकिस्तान की अगर हम पराई में बात करें तो वो हमारे जो दीनी जमातों का जो एक है कि मैं तो इस जमात से हूँ और आप तो फ़लाँ तंजीम से हैं, हमें इससे ज़रा थोड़ा सा बाहर निकल के एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर और एक बड़ा सोचते हुए, चाहे वो सेक्ट्स हों हमारे, उससे बुलंद होकर सोचें, जामे हिकमत अमली तैयार हो। फिर देखा जाए कि बाइकआउट करना है तो क्या वो ट्रांसलेशनल बैकग्राउंड क्या बाइकआउट हो सकता है? सब कहते हैं कि हम फ़लाँ मशरूब लेना बंद कर देते हैं। अब जो आपने इससे पहले बात की, सबसे पहले रिटेलर जिसने माल लिया हुआ है और वो पैसे पे कर चुका है, उसके पीछे होलसेलर है जो माल ले चुका है और पैसे पे कर चुका है, उसके पीछे तो 4 लेयर्स हैं। देखा जाए कि किस किस को किस तरह से कम मुसलमानों का नुकसान कम से कम हो। अब यहाँ पे ये है ना कि जो लोग कुछ प्रोडक्ट परचेज करके उसको ज़ाया कर रहे हैं, देखिए, तो ये तो सीधा वो अपना नुकसान कर रहे हैं हम। और कंपनी को तो जो एक फायदा पहुंचना था वो पहुंच चुका, बल्कि आपने डबल नुकसान किया। आपने कंपनी को भी पैसे दे दिए और इस्तेमाल भी ना किया। वो ऐसे ही है जैसे हम जज्बाती होते हैं और हमारी टीम मैच हारती है तो हम टीवी तोड़ते हैं, तो फायदा किसका होता है और नुकसान किसका होता है? बहुत जज्बातियत से बाहर निकलने की जरूरत है। तो वो थिंक टैंक ना एक जामे हिकमत अमली दे कि यार ये कंपनीज हैं जिनका बाइकआउट करना है, ये इनके कंसर्न्स हैं, इसको इस तरह से हम एड्रेस करना चाहते हैं और मरहलावार इस तरह से इसको बाइकआउट किया जाएगा। लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो जिस तरह हमने इससे पहले देखा कि कादियानियों को जब गैर मुस्लिम करार देना था वो एक दिन का काम नहीं था, उसमें यानी कितना वक्त लगा, इस्लाम यानी पाकिस्तान बनने के बाद भी कितना वक्त लगा, दहाइयाँ लगी, लेकिन एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकला। अभी भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो थिंक टैंक पूरा बैठे और इस बात को मद्देनजर रखे कि हमने एक सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलप करना है। सो ये तो हो गया पूरा बाइकआउट, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। कामरान, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं जिसमें शैम्पू है, साबुन है, पॉलिश है, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बिल्कुल जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जब हम इनका यानी कराहत के साथ बाइकआउट करते हैं और यानी इनका हम बाइकआउट करते हैं और एक अरसे तक जो है वो जिस तरह ये हालात हैं ऐसे ही रहते हैं, हालात साजगार होते हैं, क्या फिर हम इसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होंगे? तो फ़ायदा तो फिर भी उनको पहुँचेगा, इसका क्या सलूशन है? अमूमन मिजाज यही है कि जब वो भी बैठे हुए वो ऐसे बेवकूफ़ और बिल्कुल जाहिल नहीं है जो यानी कुफार के एंड पे भी जो उनके कैंप में जो लोग बैठे हैं बहुत ज़हीन, बहुत दाना, ठीक है, अपनी दानाई को और जहानत को गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैं दाना लोग। आपको इससे कोई शक नहीं, ये हमें समझना चाहिए उन्होंने मनोसलवा खाया हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। तो वो जब उसको एक हिट पड़ती है वो उनके सर जोड़ के बैठते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं और वो कहते हैं कि आइंदा अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। हम एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाउएवर जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी है, कैसे मैनेज किया जाए, हल उसका यही है कि उसके मुकाबले में एक अच्छी प्रोडक्ट बना दी जाए। मैं इसका एक बहुत, ताकि कल को अगर हम इसका बाइकआउट करते हैं और हमारी ज़रूरत भी वही है तो हम एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकें। आपका बच्चा 6 माह का बच्चा अगर छुरी को उसके दस्ते की बजाय उसके फल से पकड़ लेता है और आपको पता है कि अगर मैंने से ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की तो उसका हाथ ज़ख्मी होगा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कोई अच्छी खूबसूरत अट्रैक्टिव झुनझुन करने वाली कोई चीज़ उसके हाथ में पकड़ाते हैं। वो जो ही मुट्ठी खोलता है उस चीज़ को पकड़ने के लिए तो हम वो छुरी उससे ले लेते हैं, लेकिन वो चीज़ जो हम पकड़ा रहे हैं वो उससे कहीं अट्रैक्टिव, कहीं प्यारी, कहीं अच्छे अंदाज में उसको प्रेजेंट की जाती है। गुस्से से कभी बच्चे से छुरी वापस आप नुकसान किए बगैर नहीं ले सकते। बहुत खूबसूरत मिसाल। इसी तरह से हमें इस उम्मत के हाथ में भी वो प्रोडक्ट्स या शैम्पूज़ या डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बहुत अच्छी, बहुत मयारी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत इखलास के साथ, इसके लिए जो उम्मत के तुज्जार हैं, ताजर हजरात हैं, उनका ये किरदार बनता है। ये एग्जैक्टली हम तो बात ही उनसे कर रहे हैं ना कि वो लोग के जो इकोनॉमी में स्टेक होल्डर्स हैं जिस भी तरह से, तो वो अगर मैं आपसे नॉर्मल मुस्कुरा के बात करता हूँ तो अब जब मैं एक प्रोडक्ट दूँ तो मैं आपसे ज़्यादा मुस्कुरा के बात करूँ। मैं नॉर्मली आपको सिर्फ ये देखता हूँ कि ग्राहक हैं, तो अब मैं समझूँ कि ये मेरी मुसलमानों की मैशत को मजबूत करने के लिए, हेल्प करने के लिए इंसान है, तो मैं आपके लिए दुआ भी करूँ मिसाल के तौर पर। वैसे कितने लोग हैं, कितने ताजिर हैं जो अपने कस्टमर्स के लिए दुआएं करते हो, हैं लोग, लेकिन कितने लोग होंगे आटे में नमक की, क्या हम कभी करते हो कि अल्लाह ताला आज मेरी जितने भी दुकान पे जितने भी लोग आए उन सब की सारी मुरादें पूरी कर दे और बड़ी इखलास और खलूस के साथ, या हम करते हो कि अल्लाह ताला हमारे इस इलाके में जितने दुकानदार हैं उन सब के रिज़्क़ में बरकत फरमा दे। हम तो दुआओं में भी एक दूसरे को उस तरह से नहीं याद रखते ना, तो ज़्यादा प्यारा, ज़्यादा अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ से हम यानी एक नया फेज़ का आगाज़ होगा कि अपनी यानी इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का जो है और म्यारी अपने बिजनेसेस बनाएं। जब हम बात करते हैं कि आपको नए बिजनेसेस करने चाहिए या जो मौजूदा बिजनेसेस हैं वो उनको आउट कम्पीट करते हो, उससे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्यारा, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा म्यारी। मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान में आया और वो एक इंटरनेशनल चेन थी, शानदार सर्विसेज थी। अब पिज़्ज़ा हट कहाँ है?
बहुत थोड़ी सी रिप्लेस किया उसने, बहुत थोड़ी सी ब्रांचेज हैं डोमिनो ने, और इस तरह के कई ऐसे आए। फिर पाकिस्तान में उनको इतना टफ कंपटीशन मिला लोकली, अब हर गली में जब पिज़्ज़ा बनाने वाले आ जाएंगे। इंक्लूसिव इकोनॉमी, ये लफ्ज़ मैं चाहूँगा कि हमारे जो लोग सुने ना इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें। इंक्लूसिव इकोनॉमी का मतलब ये है कि ये एक मॉडल टाउन का बी ब्लॉक है। जस्ट इमेजिन कि इस बी ब्लॉक के लोगों की ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी हो जाती हों। एक इसमें से ताजिर हो जो दूध बेचता है, एक दही बेचता है, एक जूता, एक कपड़ा, एक घर में साबुन बनता है, एक में शैम्पू बनता है। क्या प्रॉब्लम है यार, नहीं बन सकते क्या? यानी मॉडल टाउन की ज़रूरियात मॉडल टाउन से ही पूरी होनी चाहिए। इसे कहते हैं इंक्लूसिव इकोनॉमी। और दुश्मन के जबरो इस्तबदाद के वो जो पंजे गड़े हुए हैं ना मुआशी तौर पे, इंक्लूसिव इकोनॉमी जब तक नहीं होगी तब तक हम इस मुसीबत से जान नहीं छुड़ा सकते। किया जाए कि वो छोटे छोटे बिजनेसेस खड़े किए जाएं, जो हैं पहले से खड़े हुए हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए, इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना शानदार किया जाए कि कस्टमर को दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत ही ना पेश आए। मैं एक शैम्पू यूज़ करता हूँ और मुझे उसमें से खुशबू भी अच्छी आती है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और मैं उसकी कीमत 250 रुपये अदा करता हूँ। और मुझे पता है कि यार इसके पीछे एक फ़लाँ कंपनी है और उसकी बड़ी एडवर्टीजमेंट है। आप मुझे ये कहते हैं यार कामरान, मैंने अपने घर में शैम्पू का काम शुरू किया है, आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं, दोस्त हैं, कज़न हैं, फैमिली मेंबर हैं, बरादरी के हैं, रंग नस्ल के हैं, जिस भी इसमें तो आप जो भी बायस ले लें बुरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी बायस ले लेना। आप कहें जी मैं चूंकि मैं सैयद हूं तो मैं सैयदों से चीज़ें लूंगा, मैं बट हूं तो मैं बट्टों से लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मुसलमानों से तो लेंगे ना आप कम से कम। आप वो चीज़ मुझे 250 की बजाय 150 में दें जो कम से कम उसको कम्पीट करती हो। चलो उसमें 2 फीचर्स कम होंगे, उसकी एडवर्टाइज टेलीविजन के ऊपर नहीं आती, लेकिन कम से कम क्वालिटी वही है ना, क्वालिटी वही है। एतबार के ऊपर चीज लेते हैं शेख। आप जितनी मर्जी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर दें और चीज अच्छी ना हो, लोग नहीं लेंगे। लोग इमोशंस के साथ लेते हैं। मैं खुद बिजनेस पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरा मौजू ये, आप उसको इतनी अच्छी चीज दे दें। उन बिजनेसेस को जो हैं पहले से मौजूद, क्या किया जाए उसके लिए हमारा एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत मॉडल जिसको हम कहते हैं सोसाइटी। जो आज का हमारा मेन नुक्ता था कि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट अगर कैसे करें, अगर हम कर भी दें तो फिर भी अगर मुसलमानों की मईशत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका नुकसान ही होगा। देखिए बाइकआउट इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। ये पहला वाक़या तो नहीं है मुसलमानों की तारीख में कि कोई परेशानी आई, हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं था। एग्जैक्टली इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि बहुत आसान काम है। पंजाबी में कहते हैं कि पानी हमेशा नीची जगह पे जाता है। अगर अच्छा, वो नीची जगह पे क्या मतलब है कि अगर आपके खेत में पानी आ रहा है और आपका खेत उसके दूसरे साथ वाला खेत है और आप चाहते हैं कि पानी आपके पास आए, तो आपको वो खेत का जो पानी का रास्ता है उसको गहरा करना पड़ेगा ताकि वो पानी आपकी तरफ फ्लो कर जाए। सिंपल काम। या उसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमने उस दिन भी कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी, अगर आपके पास एक चीज़ है और आप उसको छोटा करना चाहते हैं तो उसके मुकाबले में एक बड़ी चीज़ खड़ी करें। बड़ी चीज़, बिल्कुल ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि वो बिजनेसेस जो 2 तरह के बिजनेस हैं, एक वो बिजनेसेस जो अभी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, आगाज़ है, और एक वो बिजनेसेस जो चल रहे हैं। मेरा इस वक्त ज़्यादा मुखातिब वो लोग हैं जो बिजनेसेस जिनके चल रहे हैं। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसे हम कहते हैं सोसाइटी का एक मॉडल हमने डिज़ाइन किया है, SOCITY। ये 6 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसका पहला स्टेप है S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अपनी चीज़ को मयारी करें। मयारी का मतलब ये है कि आपकी रोज़मर्रा के जो काम हो रहे हैं, चाहे वो किचन में खाना पकाना है, चाहे वो परचेजिंग है, चाहे वो HR है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ऑपरेशंस है, कस्टमर सर्विसेज है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो छोटा छोटा काम है, एक दुकानदार भी, एक आम करियाने वाला भी इन 4, 5, 6 कामों को कर रहा होता है। प्रोक्योरमेंट भी उसकी हो रही होती है, नंबर 1। सेल्स उसकी हो रही होती है, समहाउ और दी अदर वो मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं लोगों को बता रहा होता है, अपना कम से कम बोर्ड पे एडवर्टाइज करता है, कम से कम अपना साइन बोर्ड बनाता है, ये काम भी वो कर रहा है। कस्टमर सर्विसेज भी किसी न किसी दर्जे में वो दे रहा होता है, चाहे वो इनफॉर्मल है, उसको नहीं पता कि ये इस वक्त ये काम है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग आते हैं, शिकायत करते हैं, वो उसकी शिकायत को रफा करने की कोशिश करता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बात ना चाहते हुए भी मुस्कुरा के बात कर रहा होता है। ये कस्टमर सर्विस है। अगेन ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे कोई छोटा इदारा हो, दुकान वाला हो, चाहे वो कोई बड़ा इदारा है जिसके पास एम्प्लॉइज़ हैं, 5 एम्प्लॉइज़ हैं, 50 हैं, 500 एम्प्लॉइज़ हैं, जो करने का काम ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमने, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल है, हमको एम नॉट मार्केटिंग माई वेंचर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कंसल्टिंग करते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमारे पास एक कंसल्टिंग फर्म्स होनी चाहिए, थिंक टैंक्स होने चाहिए उनके, मल्टीपल कंसल्टिंग फर्म्स होनी चाहिए जो उन छोटे बिजनेसेस को बड़ा बिजनेस करने में हेल्प करती हूँ। ये एक अच्छा ग्रोथ का एरिया है जहाँ पे लोग काम कम कर रहे हैं, पैसे कम है, हम सर्विसेज नहीं लेते, जो है वहाँ से सर्विसेज नहीं लेते। मल्टीपल वजूहात। मैं जानता हूँ आप भी टाइम लैंडर हैं, आपकी कंपनी और इस तरह की और कई ऐसी कंपनी जिन्होंने मदारिस को स्टैंड करने की कोशिश की, उनको इम्प्रूव करने की, बिजनेस को, लेकिन हम सर्विसेज नहीं लेते। हम ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज नहीं लेते। अच्छा, उसके मल्टीपल रीजन हैं। एक रीजन उसका ये है कि अवेयरनेस कम है।
एक रीज़न ये है कि एक्सेस कम है, एक रीज़न ये है कि जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं वो बड़ी कंपनी के साथ काम करते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी मेरे वक्त का 10,000 रुपये पर आवर पे कर सकती है और एक दुकानदार मुझे 500 रुपये पर आवर पे कर सकता है, तो मैं किसकी तरफ जाऊँगा? 10,000। एक आम आदमी कहेगा 10,000 की तरफ जाऊँगा। अब अगर हमारे पास विजन क्लियर हो और हमें पता हो कि नहीं यार उम्मत की मईशत सीधी करनी है, तो मैं दावत देता हूँ, अल्लाह करे इस पॉडकास्ट से अल्लाह ताला इसको खैर बरकत का बाइस बना दे और लोगों तक ये बात पहुँच जाए। वो लोग के जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग करते हैं या कर सकते हैं वो हमसे रब्ता कर लें, हम उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, टेम्पलेट्स, उनका उस पूरी इदारे को बनाना करना। ऑलरेडी में शब्बान को आपने सर्व किया है, उसके अलावा यानी हुकूक नाज़ में आपका बहुत बड़ा एक अहम अखुवत के साथ हमने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह इंडस सोशल के साथ हमने मल्टीपल कैपेसिटीज में काम किया। वो लोग के जो मार्केटिंग के कोई भी किसी भी शोबे का एक्सपर्ट, कस्टमर सर्विसेज का एक्सपर्ट हो वो कस्टमर सर्विसेज की कंसल्टिंग कर सकता है, सेल्स का एक्सपर्ट हो सेल्स की कंसल्टिंग कर सकता है, मार्केटिंग का हो, प्रोक्योरमेंट का हो, सप्लाई चेन का हो, HR का हो, फाइनेंस का हो, मल्टीपल डायमेंशंस हैं। जो इंसान भी जो हमसे इस वक्त हमें सुन रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, वो जॉब्स कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, वो कहेंगे यार मैं अपना ना हफ्ते के 3 घंटे, हफ्ते के 4 घंटे निकालूंगा और कंसल्टिंग करूँगा, और हम उनको पूरे फ्रेमवर्क्स और चीज़ें फराहम करते हैं। वो अपने इलाके के जिस गली में वो रहता है उससे 2, 4, 6 गलियाँ अपने आसपास में उन इदारों की कंसल्टिंग करना शुरू करें, उसके मार्केटिंग को इम्प्रूव कर दे, सेल्स को इम्प्रूव कर दे, और वो स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स हम सारे उनको इंशाल्लाह फराहम करेंगे, हम उनसे सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे, हाथ में हाथ डालेंगे, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ भी देंगे, मामलात भी आगे होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। सो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन में 2 काम है कि एक मैं दावा देता हूँ कि लोग कंसल्टेंट्स बने, हम उन्हें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कंसल्टेंट्स बन जाएं और वो अपने अपने इलाकों में अपनी इलाके की इलाकाई इकॉनमी को इम्प्रूव करना शुरू कर दें। इंसानों का काम है ना शेख, जो समझने की ज़रूरत है, इंसानों का, अच्छे इंसानों का काम ये है, इंटेलिजेंट लोगों का काम ये है कि वो सिस्टम्स डेवलप करें। उन सिस्टम्स का काम है कि वो आगे इंसानों को चलाएं, सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में और ऑप्टिमाइजेशन के दौरान में सिस्टम बन चुका होता है, चल चुका होता है, सिस्टम्स बने हुए हैं, इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्टेज आ गया स्केलिंग का। इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ी सी इनपुट से आप अपनी सेल बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे स्केलिंग में और ग्रोथ में फ़र्क है। सो ग्रोथ का मतलब ये है कि मैं 5 घंटे काम करके 50,000 रुपये कमाता हूँ, अब मैं 10 घंटे काम करूँ तो मैं 1 लाख रुपये कमाऊँ, ये ग्रोथ है। ये एक्सपेंशन तो कंसिडर की जा सकती है, स्केलिंग कंसिडर नहीं हो सकती। स्केलिंग का मतलब ये है कि मैं 5 घंटे काम करके 50,000 कमाता था, 7 घंटे करूँ तो 1 लाख रुपये पे पहुँच जाऊँ, ये स्केलिंग है। दिस इज स्केलिंग। उसकी पूरी टेक्निक्स, प्रोसेसेस, चीज़ें बनी हुई हैं, तो बिजनेस को स्केल किया जाए, और जब वो स्केल हो जाए तो फिर उनको इंटीग्रेट किया जाए, अपने एक डिपार्टमेंट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से। मैं मशरूबात के बिजनेस में हूँ तो क्या मैं देखूँ कि क्या मैं इससे जो अगला स्टेप है उसमें जा सकता हूँ, क्या मैं इससे पिछले स्टेप में जा सकता हूँ, क्या मैं इससे दाएं में, इससे बाएं के स्टेप में जा सकता हूँ। जैसे दूध वाले हैं, वो दूध शुरू करते हैं तो दही भी शुरू करते हैं, खोया भी शुरू करते हैं, पेड़े भी शुरू करते हैं, दूध की और मसनूआत भी शुरू करते हैं, वो बोतलों में ठंडा दूध भी देना शुरू कर देते हैं, वो मिठाई की तरफ भी चले जाते हैं। इंटीग्रेशन इसे हम कहते हैं, बिजनेस इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, फिर वो इंटीग्रेशन की तरफ जाएं तो आई फॉर इंटीग्रेशन, एंड ई इज़ फॉर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब फिर ये है कि हम ख्याल लोग, वो जब हम इंक्लूसिव इकॉनमीज़ की बात कर रहे हैं तो हम ख्याल लोगों की इकॉनमीज़ एक दूसरे से बात करती हूँ, ताकि मुसलमानों को एक इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू हो। अच्छा। मैंने अगर जूते लेने हैं तो जूते में सोल है, सोल में एक कंपोनेंट है केमिकल का, एक ऐसा बारदाना है जो कि फलां से मिलता है और वो इम्पोर्ट होता है, और वो उसकी इकॉनमी अगेन उनके पास है, कुफार के पास है। मिसाल के तौर पे इकॉनमी, अच्छा वही बारदाना क्या मैं यहाँ पे 3 लोगों को मोटिवेट करके ये कर सकता हूँ कि यार वो उसका खाम माल ले लें और उसको खुद बनाना शुरू कर दें, ताकि या मैं अगर इंपोर्ट ही करना है और वो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है तो मैं मलेशिया में किसी काफिर ताजिर की बजाय किसी मुसलमान ताजिर से वो खरीद सकता हूँ। इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। अच्छा, अब ये अगेन मेहनत तलब काम है, लेकिन ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है। फिर जब वो इकोसिस्टम मुस्तकिल बुनियादों पे होगा तो ये मसला हल होगा, अदरवाइज ये गुस्से की एक लेयर आएगी, उसके बाद फिर जाती रहेगी, उसके बाद ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, हम सारी जिंदगी ऐसे ही लगे रहेंगे, फिर हम गुस्सा करेंगे, फिर नुकसान होगा, एंड सो ऑन। और वंस के जब वो इकोसिस्टम बन जाए हमारा, तो फिर हम उसको ये देखें कि उसको ट्रांसेंड किया जा सकता हो। ट्रांसेंड का मतलब ये है कि इमरान जाहिद, अब्दुल वारिस गिल हयात हों या हयात ना हों, उनके बिजनेसेस उतने ही अच्छे, उनके बिजनेसेस, उनके इदारे, चाहे वो रफ़ाई इदारे हों, चाहे वो इस्लाम की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का इदारा है, वो उतना अच्छा, उससे प्यारा, उससे खूबसूरत अंदाज में चलता ही रहे। वो उनकी ज़िंदगी में भी हो सकता है, ज़िंदगी के बाद भी हो सकता है। वो ज़िंदगी में ही उन्होंने कहा कि यार 10 साल में, मिसाल के तौर पे वेस्टर्न जो इकॉनमी है उसमें एक स्टार्टअप्स में मिसाल के तौर पे एक बात बहुत की जाती है कि आप इस तरह का स्टार्टअप बनाएं जो कि आप फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप का मतलब ये कि आपने बिजनेस बनाया, 4, 5, 6 साल, 10 साल चलाया, प्रॉफिट में लाए, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कीमत पे बेचा और उसे निकलाए।
अब नया एक सेटअप। जैसे करीम, मिसाल के तौर पे करीम बना, मेहनत की, डेवलप हुआ, प्रॉफिट में आया, उबर को बेचा, खुद बाहर निकला है। बहुत सारे, यानी वो काम जो उन्होंने अगले 25 साल में करना था, वो काम उन्होंने 1 साल में कर लिया बेचने के बाद। उसको हम कहते हैं फ्लिप करना। तो उसको फ्लिप कर दे फॉर एग्जाम्पल, या ट्रांसलेट कर दे, उम्मत के अच्छे जिम्मेदार लोगों के हाथ में दे और एक नए वेंचर की तरफ जाए। तो इसे हम कहते हैं सोसाइटी स्केलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, स्केलिंग, इंटीग्रेशन, इकोसिस्टम फ्रेंडली, ट्रांसेंडेंस। और अगला काम मैं ये समझता हूँ, जो हमने कुछ उलमा से मिले हैं और बातचीत की, यानी जब तक ये मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होगा, हम कुफार के हाथों में खेलते ही रहेंगे। ये सच्ची बात है कि ये एक जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, हम गम व गुस्से में चंद दिनों के लिए चंद एक मसनूआत का बाइकआउट करते हैं रिएक्टिव मोड में, और उसके बाद सारा कुछ वही रूटीन में होता है। अब ईद आएगी, वही मैकडोनल्ड होंगे, वही KFC होंगी, वही पेप्सी होंगी, यानी ये सारा इसी तरह चलता रहेगा और हम इसी तरह कुफार के हाथों का खिलौना बने रहेंगे। और उससे ना एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स का होता है ना, कि आपका जिस्म इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू कर देता है। आपने एक दफ़ा कोई दवाई ली है और उसकी 50 mg की ज़रूरत है, अगली दफ़ा वो 50 mg से ठीक नहीं होती, आपको 100 mg चाहिए होती है, अगली दफ़ा वो 200 mg चाहिए होती है। इसी तरह से इंसान के अंदर भी एक इम्यूनिटी का सिस्टम है और वो नेचुरल है। हम अगर उसको प्रॉपरली ना यूज़ करें तो होगा ये कि एक सानहा हुआ, हमने उसको रिएक्ट किया, अगली दफ़ा उतना ही सानहा होगा तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, उससे बड़ा सानहा दरकार होता है। आपको याद होगा कामरान, 2007 में गालिबन 7 या 8 में कुछ इस तरह इस्लाम खिलाफ कुछ एक्टिविटी हुई और आपने प्रोटेस्ट देखा होगा माल रोड के ऊपर। जी। आज उससे भी ज़्यादा कहीं बड़े जो है वो इंसिडेंट होते हैं, लेकिन आपने देखा कि उस तरह रिएक्शन, क्योंकि हम एक तो यूज्ड टू हो चुके हैं और यूज्ड टू हो गए, नंबर 1 अपने मसाइल में उलझ गए, नंबर 2 इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो गई, नंबर 3 जनरेशन चेंज आ गए और उन्होंने अगली जनरेशन पे काम किया। उनको पता है कि जब आज से 10 साल बाद मसला होगा तो अब्दुल वारिस साहब को और ज़रूरियात होंगी, उनके बच्चे होंगे जो कि खड़े हुए होंगे, तो उनके बच्चों को उलझा दो इतना कि उनके पास वक्त ही ना हो प्रोटेस्ट करने का। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हमें जो है वो हम समझ रहे हैं शायद ये जो है वो वेपन वॉर है, अभी तो 5th जनरेशन वॉर है और इसमें सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें यानी आपकी एजुकेशन भी आ गई है हर चीज़ के ज़रिए से जो है वो, लेकिन हम जो है वो अभी तक जो है वो वेपन वॉर के चक्कर में पड़े। बिजनेस भी अगर देखें ना, मिसाल के तौर पे कोक एक बड़ा नाम है, आपको पता है कोई भी बिजनेस है ना वो अपना कंपेटिटर तलाश करता है। सो पेप्सी ये कहता है कि मैं कोक को कम्पीट करूंगा, ये उनके बहुत आसानी से विजन स्टेटमेंट्स में आपको मिल जाएगा, मीटिंग्स में मिल जाएगा, उनका यार कोक की सेल्स इतनी है इस इलाके में, हमने ज़्यादा करनी है, इसको बीट करना है। कोक किससे कम्पीट करता है? पानी से। कोक ये कहता है कि हमारा कंपटीशन पानी है, कि अगर पानी ज़्यादा कंज्यूम होता है और कोक कम कंज्यूम होती है तो ये मसला है। अच्छा, आप इमेजिन करें कि उनका लेवल क्या है कंपटीशन का, नेटफ्लिक्स पानी के साथ जी। कोक का विजन है, मैं उनके हेड ऑफिस गया, इत्तेफाक हुआ मुझे, तो जो स्टेटमेंट लिखी हुई दैट वाज वी वांट टू बी इन एन हैंड्स रीच, कि आप हाथ करें तो कोक आपके हाथ में आ जाए, इसीलिए वो ग्रैब वाला जो है वो, इतनी एक्सेसिबिलिटी हम चाहते हैं कि कोक की हो। और आपको याद होगा स्ट्रैटेजिक विजन में जब हम कर रहे थे तो उस वक्त ये पढ़ा था कि वो कहते थे कि एक ऐसी बस्ती के जहां पानी मुयसर ना हो लेकिन कोक वहां पे मिलना चाहिए। तो मैं एक सरहद में एक बार जाना हुआ तो मुझे प्यास लगी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि यार आपके पास कोई मिनरल वाटर है? तो मिनरल वाटर नहीं है सर, कोक है। तो उस दिन मुझे पता चला था कि उनका विजन कंप्लीट हो चुका है और मैं हैरान हुआ कि यार जो गोरे ने आज से कई दहाइयाँ पहले बैठ के बात की थी वो आज अपने जो है वो मिशन को। इसी तरह से मैं एक आखिरी मिसाल देता हूँ, नेटफ्लिक्स मिसाल के तौर पे, नेटफ्लिक्स किसको कम्पीट करता है? नेटफ्लिक्स के आसपास तो कोई चीज़ भी नहीं है, नेटफ्लिक्स नींद को कम्पीट करता है। अल्लाह, क्योंकि नेटफ्लिक्स आप कब देखेंगे? जब आप जाग रहे होंगे। वो कहता है हमारा कंपेटिटर नींद है, इससे लड़ना है। जब आप नींद कम सोएं कम, जागे ज़्यादा, और उस जागने में नेटफ्लिक्स देखें आप। यानी गोल सेटिंग की बात है ना। मैंने और आपने, हम बैठे हुए मॉल टाउन में मिसाल के तौर पे, और हमने जाना है शादरा तो हमारी तैयारी और होगी, हमने जाना हो इस्लामाबाद तो तैयारी और होगी, और अगर हमारे जाना हो शिकागो तो हमारी तैयारी और कुछ और, माइंड सेट भी और होगा, थकेंगे भी और तरह से, रेस्ट भी और तरह से, पूरा प्लान सब कुछ बदल जाएगा। हम छोटे स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं अपने बिजनेस के सामने? और जब अल्लाह का शुक्र है वो गाड़ी चलती रहे, अल्लाह ने रोजी दी हुई है, भाई ये पैराडाइम कहाँ से लिया आपने? कनात का मतलब ये है कि आप अपनी जान मारेंगे और उसके बाद जो नतीजा आएगा उस पर अल्लाह का शुक्र। और मुसलमान का विजन छोटा हो ही नहीं सकता, अगर वो विजनरी है तो होना चाहिए ही नहीं। कम से कम जन्नत उसका जो है वो गोल होना चाहिए। यानी ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बड़ों बुजुर्गों से सीखा, देखा, सुना कि उनका गोल छोटा, ओहो
दूसरी बात यह है कि हम मांग किससे रहे हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग रहे हैं तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात के मोहताज है कि मुझे 10 मरले से बड़ी फैक्ट्री नहीं दे सकते? यानी हमने अगर IMF को अलाउ कर दे कि जी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं और आप एक मोबाइल फोन के लिए अप्लाई करेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं तो आप कहेंगे यार जब अलाउ है, आप $5 बिलियन तक की ले सकते हैं इमदाद मिसाल के तौर पे, तो फैक्ट्री लगाते हैं ना यार। बिल्कुल सही। तो IMF तो क्या और पूरी दुनिया क्या और उसकी ज़ात क्या, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। कामरान बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपसे बात करके बहुत सारे जो है वो मिसकंसेप्शन भी क्लियर हुए, आइडियाज़ भी आए, और इस उम्मत मुस्लिमा की बुनियादी तौर पे एक मुस्तकिल मिजाजों पे क्या ज़िम्मेदारी है उसको समझने का बड़ा मौका मिला। नाज़रीन, इस वक्त यकीनन एक दुख का आलम है, एक हर आंख जो है वो अशबार भी है, हालत जंग आपके सामने है। हर शख्स पूछ रहा है कि बाइकआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन बाइकआउट के पीछे ये जो सारी गुफ्तगू है ये बड़ी अहम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को सुन के समझ के इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक चाहे ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो लोग कि जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपने बिज़नेस को स्टैंडर्डाइज कर सकें। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो ऐसी प्रोडक्ट को रिप्लेस करें कि जिसका जो है वो शद्दोमत के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका फ़ायदा जो है वो दुश्मन को हो रहा है। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुस्तकिल बुनियादों पे ऐसी प्रोडक्ट का अल्टरनेट पेश करने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों में अच्छे ताजर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कंपनियों को कम्पीट कर सके कि जो उनकी कमर तोड़ दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात को समझ के इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।